लोकतंत्र का कुल मूल्य इतना ही होता है कि वोट डालने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट डाला उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है। और इसमें इलेक्शन कमीशन का ही योगदान होता है, मात्र इलेक्शन कमीशन का योगदान होता है। मैं आपके अंतस मन के संदेहों को भली भांति जानता हूं और मैं पहले ही कह चुका हूं, आई वांट टू क्रिएट ए ऑनेस्ट कंट्री। मैं एक ईमानदार मुल्क बनाना चाहता हूं जिसमें बेईमानी का रत्ती भर भी अंश न हो। लोकतंत्र शुरू होता है वोटिंग प्रणाली से। वोटिंग प्रणाली हाथ में होती है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो काम करेगा, लेकिन वोटिंग प्रणाली का ढंग बदल दिया जाएगा। शुद्ध वोटिंग प्रणाली जो आपके हृदय में एक जर्रा भर भी संदेह उत्पन्न न करे, वह प्रणाली हम प्रयोग करेंगे और वह प्रणाली होगी बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से 5 वर्ष भर का सवाल होता है। हमने 5 वर्ष तक एक व्यक्ति को, एक संस्था को, एक पार्टी को ताकत देनी है। हमें पूर्ण अधिकार है कि हम अपना प्रत्याशी पूर्ण सूझबूझ से चुनें और हमारा डाला हुआ वोट कोई खरीदे नहीं। हमारा डाला हुआ वोट हमारे मनपसंद प्रत्याशी को पहुंचाए। इसमें जरा भी ऊक चूक की संभावना न रहे। तो हम वोट डालने की प्रक्रिया बदल देंगे। ईवीएम विल बी बैंड और चुनाव होंगे बैलेट पेपर से। भला 5 वर्ष के लिए जो सरकार चुनने, उसमें 5-4 दिन ज्यादा भी लग जाए तो क्या हर्ज है। हमने सत्ता उस व्यक्ति के हाथ में देनी जो योग्य है। अगर कोई बेईमान व्यक्ति अपनी चालबाजियों से शतरंज की बिसातियां बैठा हमारे वोटों को हड़प लेता है तो यह लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा सिस्टम, सबसे मुख्य सिस्टम है चुनाव। और लोकतंत्र का सारा ढांचा चुनाव की नींव के ऊपर ही खड़ा है। चुनाव में कोई सभा नहीं होगी, कोई पैसे देके ट्रक गाड़ी भरकर लोग नहीं बुलाए जाएंगे, कोई शराब के पौवे अधिक बोतल पर कोई पैसा देकर लोग नहीं बुलाए जाएंगे सभाओं में। सभाएं करने पर बैन होगा, छोटी या बड़ी कोई भी हो। आधुनिक युग में जब हमारे पास और संसाधन मौजूद हैं, टेलीविजन जैसे, किसी प्रत्याशी ने जो बात कहनी है टेलीविजन पर आए अपनी बात कहे।
सभी लोग सुनेंगे, सभी देशवासी सुनेंगे, और दैट शुड बी रिकॉर्डेड। अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन सका उस वक्त पे, तो बाद में जब चाहे सुन ले। सभी सभाएं बैन, सभी झंडे डंडे बैन। मैं क्या करूंगा यह बताना है जनता को, क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधि बनने जा रहा है। जनता की ज़रूरतों को कहाँ तक वह पूर्ण कर पाएगा, उसने टेलीविज़न पे आके बोलना या किसी और संसाधन का प्रयोग करना। और उसका जो एजेंडा है, इलेक्शन एजेंडा, चुनावी घोषणा पत्र। प्रत्येक चुनावी घोषणा पत्र, उसका नाम तुम कुछ भी रख दो, संकल्प पत्र रख दो, कुछ भी रख दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जमा होगा कि यह पार्टी वोटरों से यह वायदा कर रही है। अगर वायदा करने में असमर्थ, पूरा करने में असमर्थ रही, तो आगे से उस पार्टी को चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित किया जा सकता है 20 साल के लिए। चार चुनाव वो नहीं लड़ सकती अगर किसी ने अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं किए। बस इतना ही दंड होगा। इसलिए जो भी पार्टी चुनावी घोषणा पत्र जारी करे, वह वही जारी करे जो वह पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी चुनावी घोषणा पत्र जारी न करे, और अगर चुनावी घोषणा पत्र को क्रियान्वित नहीं किया गया, तो जनता अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। चुनावी घोषणा पत्र स्टैंप्ड होना चाहिए, हल्फनामा, कि मैं इन वायदों को जो जनता के दरबार में किए गए उनको पूरा करूंगा संभावित करूंगा नहीं, पूर्ण करूंगा। जो मैंने बोला उससे ज्यादा कर दूं, उससे कम नहीं करूंगा। अगर कोई पार्टी ऐसा चुनावी घोषणा पत्र करती है, एजेंडा, इलेक्शन एजेंडा तैयार करती, जो पूर्ण नहीं कर पाती, तो उसके ऊपर 20 वर्ष तक चुनाव लड़ने का पाबंद होना चाहिए। उसमें जो भी मेंबर हैं उस वक्त, उनमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। सभी मेंबरान चुनाव के लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाएंगे तत्क्षण। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हल्फनामा देना होगा। ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र बोल रहा हूं मैं। हम जो बोलेंगे वही बोलेंगे जो करेंगे, और वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई आया गप बोल गया, दुनिया को मूर्ख बना गया। 146 करोड़ लोगों के दिमागों को खराब कर दिया।
ऐसा अब नहीं चलने वाला। इलेक्शन में माध्यम होगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन नहीं, बैलेट पेपर। सभी बृहद विकसित मुल्कों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम का उपयोग नहीं होता। और आगे सुनिए, एक चुनाव से दूसरे चुनाव की बीच का अंतराल 5 नहीं 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष का वक्त मिलेगा उसको काम करने के लिए, क्रियान्वयन के लिए जो उसने वायदे किया। ये थी हमारी दूसरी प्रतिज्ञा। यहां किसी प्रकार के गर्जने की आवश्यकता नहीं। धर्म के नाम पर, किसी की शहादत के नाम पर वोटें मांगना अधिकृत नहीं समझा जाएगा, अवैध समझा जाएगा। वोटें अगले इलेक्शन में मांगना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कारगुजारी पर तुम वोट मांग सकोगे। हमने इतने एम्स बनाए, इतने इदारे खड़े किए, इतने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, हमने गरीबों को ये किया। सरकार होती किस लिए है? राज्य करने का नहीं होती, जनता की सेवक होती है सरकार। नाम रखने से काम नहीं चलेगा, मुख्य सेवक नहीं। मुख्य सेवक है तो काम बड़ा करना होगा। ऐसे बात नहीं चलेगी जाकट की गोजों में हाथ डालते फिरो। अगला चुनाव कैसे जीते उसकी बसात बैठाने में लग जाओ। ऐसा अब नहीं चलने वाला। शुद्ध काम, शुद्ध काम, शुद्ध जरूरतें, शुद्ध तकलीफें आपकी, वही मंतव्य होता है इलेक्शन का। अगर एक पार्टी ने अपने वायदे ठीक नहीं पूरे किए तो उसे वोटर चाहें तो निकाल लें। कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेकर एमएलए तक और उससे नीचे के म्यूनिसिपैलिटी वगैरह वगैरह, इस तरह के स्टेटस के जो भी व्यक्ति हैं 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कौन जाने किस व्यक्ति के भीतर प्रतिभा छुपी है और उसको आपने मौका ही नहीं दिया। मौका मिला तो न्यूटन ने खोज की, मौका मिला तो आइंस्टीन ने खोज की, मौका मिला तो बिल्कुल अपंग अपाहिज स्टीफन हॉकिंस ने ऐसा कर दिखाया। ब्लैक होल पर वो सत्य बतला दिया, उगाड़ दिया, जो शायद नामुमकिन जैसा ही था। मौका मिलना चाहिए। बूढ़े खूसट लोग, हमारी कहावत है, आई साठी बुद्धि नठ। बुद्धि नठ जाती है। झूठ बोल बोल के व्यक्ति अपने अचेतन मन में इतना भार इकट्ठा कर लेता है और वो खुद ही की आत्म प्रशंसा में संलग्न हो झूठ को ही सत्य मानने लगता है। इसे सेल्फ हिप्नोटिज्म कहते हैं, नार्सिसिस्टिज्म।
आत्मश्लाघा, यह नहीं चलेगा। 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति कोई भी ओहदा नहीं संभाल सकता। नए व्यक्ति होंगे, ईश्वर ने सभी को कोई ना कोई हुनर दे के भेजा है। तुम अकेले ही हुनरवान नहीं हो। 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। और देखिए आगे की बात भी आपको बता दूं। जब तक वह प्रत्याशी है, उसको तनख्वाह मिलेगी। जब उसके प्रत्याशी का वक्त पूरा हो गया, पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन की जगह उसे 1 लाख से कुछ पैसा मिलेगा, वो हम तय करेंगे, ताकि ये अपने जीवन में कोई अन्य कार्य करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। जहां एक व्यक्ति सरपंच बन जाता है, 7 पुश्तें खाती रहती हैं, ऐसा अब होने वाला नहीं। पेंशन इन लोगों की बंद, पेंशन उनकी चालू रहेगी जो जिंदगी भर देश की सेवा करते हैं, जिंदगी भर। जैसे टीचर हैं, जैसे तुम्हारे और इदारे हैं, सरकारी मुलाजिम है। तुम सरकारी मुलाजिम नहीं हो, तुम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो। गलती भी लग सकती है। तुम जब तक काम करोगे तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और जो भत्ते वगैरह हैं वो मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपका कार्यकाल पूरा हुआ, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। फिर आप जैसे अमेरिका में अपना काम करो। ये नहीं चलेगा और तो आए हैं जहां पर काम करने के लिए, हम तो आए हैं महज आराम करने के लिए। ये अब चलने वाला नहीं है। बस 10 वर्ष में भ्रष्टाचार रहितता आपका काम होना चाहिए। अगर आप भ्रष्टाचार से रहित चुनाव जीतकर काम कर गए, तो आपको अपना शेष जीवन निर्वहन करने के लिए कोई ना कोई अन्य दायित्व सौंपा जाएगा। लेकिन इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी होगी। अन्य दायित्व आपको देना हमारी जिम्मेदारी होगी। वो दायित्व हम आपको आपके स्टेटस के हिसाब से, आपकी जीवनचर्या कैसे चले, वो हम आपको सौंप देंगे। प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है जनता के द्वारा चुने गए एमएलए, एमपी। गौर से सुन लो मेरी बात, क्योंकि मुझे भी चुनावों को लड़ने के लिए बहुत से लेटर आए। चुनावी टिकट के लिए प्रतिभा काम करेगी, गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार तुमसे टिकट का पैसा नहीं लेगा, 1 रुपया भी नहीं लेगा। कोई 1 रुपया भी रिश्वत नहीं।
तुम जीतोगे, ये तो मैं तुम्हें कह रहा हूं। तुम जीतोगे, तुम काम करके दिखाओ। जनता तुम्हें चुनती ही जाएगी, पैसों की जरूरत नहीं है। जनता की मांगें पूरी होनी चाहिए, और मांगें जनता की क्या है? बहुत कम। कोई नाली बनवा दो, कोई सीवर डलवा दो, कोई सड़क बना दो, कोई रेलवे ट्रैक बना दो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं। जनता की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती। बहुत छोटी सी मांगों से जनता संतुष्ट हो जाती। जनता के कर को पूर्ण रूप से जनता के लिए ही, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का दिया हुआ कर, एक एक पैसे का हिसाब 4 साल के बाद दिया जाएगा, और कहाँ खर्च हुआ बड़ी ईमानदारी से ठेकेदार चुने जाएंगे। ईमानदारी से काम करना होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई वॉन्ट टू मेक ए ऑनेस्ट कंट्री। तुम कर भरो, ईमानदारी से भरो, इसलिए सभी इदारे समाप्त कर दिए जाएंगे जो आपकी असेसमेंट को चेक करते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनके अन्य काम इनको दिए जाएंगे। वो काम होंगे जो इनका काम है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, किसने अपराध किया उसको खंगालो। ईडी, देखो कौन अपराधी है, बाहर से कोई रुपया, हवाला वगैरह, ये काम है डराने के लिए नहीं, अपनी ही जनता जिन्होंने चुना है इस देश के मालिकान को, हुक्मरान को, वह तुम्हें लोगों को डराने के लिए ही प्रयोग करो, ये नहीं होगा। अब शुद्ध संचालन होगा देश को। डराने का कम बंद, भय दिखाना बंद, ईमानदारी से काम करो, वोट मांगो निष्ठा और अपने काम से कि हमने ये तरक्की की, विकास फिर होगा। एक व्यक्ति का विकास करना अपराध माना जाएगा। और मैंने आपको अपर लिमिट बता दी 25 करोड़। कुल मिलाकर 25 करोड़ की नेट एसेट आपके पास होनी तो वैलिड है। वो कारखाना भी बीच में आ गया, एक मकान आपको देना है सिर्फ, बाकी इंडस्ट्रियल एरिया या दुकान या कुछ और, वो नेट एसेट से बाहर भी नहीं जाएगी। 25 करोड़ से बाहर भी नहीं जाएगी। $25 करोड़ कोई कम नहीं होता प्रत्येक व्यक्ति के। भारत बहुत बड़ा देश है, 146 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ रुपया एक व्यक्ति की नेट एसेट, अपर नेट एसेट निर्धारित कर दी गई, या कोई कम नहीं है। उससे तुम अपनी सारी जरूरतें तो पूरी कर ही सकते हो, सारे शौक भी पूरे कर सकते हो। बैंकों में जमा करना, जमीनें खरीद के रख लेना, सबका हिसाब होगा। अगर 25 करोड़ से उनकी ज़्यादा वैल्यू बनेगी तो आपसे हिसाब मांगा जाएगा। वह संपत्ति सरकार की गिनी जाएगी। सोना, धरती, नगदी, सब मिलाकर। मैं नहीं चाहता गरीब व्यक्ति और दबता जाए, अमीर व्यक्ति और ऊंचा उठता जाए। खाई रोज गहरी हो गई है
और आज इतनी गहरी खाई हो गई है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। भला 5 किलो अनाज पहले भिखमंगा बनाया, फिर जीने के लिए, भूख मिटाने के लिए 5 किलो अनाज दिया। निश्चित रूप से वो वोट आपको ही डालेंगे। और लोकतंत्र में यह लोकतंत्र का नियम है नहीं। तुम किसी भी रूप में रुश्वत नहीं दे सकते। कोई राहत नहीं, कोई कुछ नहीं। 5 किलो राशन वगैरह की व्यवस्था हम बंद कर देंगे। हम देंगे आपको रोजगार, जिससे आप स्वावलंबी बनो। आपके भीतर आपकी आत्मा कहे कि हाँ, मैं अपने पांव पर खड़ा हूं, मैं सेल्फ स्टैंड हूं, मैं किसी की भिक्षा के ऊपर जीवन नहीं यापन कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी और आत्मसम्मान की भावना भी तुम में जगेगी। काम तो फिर भी तुम करते हो। कोई भी व्यक्ति है जिसकी आमदनी महीने में 25,000 से कम है, फिर सुन लो इस बात को, कोई भी व्यक्ति जिसकी आमदनी 25,000 से कम है महीने की, उसको 25,000 पूरे किए जाएंगे। तो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का खर्चा 25,000 रुपये होता है। ये लिमिट हमने बांधी। 25 करोड़ की नेट एसेट से ज़्यादा रखोगे तो वो सरकार का होगा। सारा बीच में गिन आ गया। सारे आपके इंडस्ट्रीज, एक मकान आपको देना है, दुकान नहीं, मकान देना है रहाइश के लिए। वो सबको मिलेगा। जिनके पास मकान नहीं उनको मकान देंगे। विदिन 1 ईयर हम मकान मुहैया कराएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तपस्वी व्यक्ति हूँ, तपश्चर्या में लगा हुआ। अब वक्त हालात ही ऐसा हुआ, 2-4 होना पड़ा। हालात से तो आज मुझे आना पड़ा। और अब मैं आया हूं तो आमूल चूल परिवर्तित करके चला जाऊं, ताकि आने वाली जनता त्रासदी का शिकार न हो। एक ही व्यक्ति को सभी इदारे नहीं सौंपे जाएंगे, वरन उससे छीन लिए जाएंगे। फिर उन इदारों की दूसरी बार टेंडर किए जाएंगे। जिसकी ज़्यादा बोली होगी उसको वो इदारे सौंपे जाएंगे। चाहे वो बिजली का इदारा हो, चाहे वो पोर्ट का हो, चाहे वो जहाज का हो। ये है गोल्डन स्पैरो का मूलभूत आधार नियम, मोक्ष द्वार। प्रत्येक व्यक्ति धर्म को मानने में स्वतंत्र होगा, और अगर दूसरा व्यक्ति बंधन बनाएगा उसमें, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह वैसे संविधान में वर्णित है। कोई व्यक्ति धार्मिक आधार को लेकर जुलूस या पद यात्रा वगैरह नहीं निकाल सकेगा। जैसे हिंदू राष्ट्र बना दो, कल को सिख कहेंगे सिख राष्ट्र बना दो, फिर मराठा राष्ट्र बना दो, फिर तमिल राष्ट्र बना दो, फिर जाट लैंड बना दो। ऐसा नहीं होने वाला भाई। मुल्क को हम विखंडित नहीं होने देंगे। जो काम पटेल करके गए
565 रियासतों को इकट्ठा करके गए, हम फिर से वो पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। इस देश की अखंडता सर्वोपरि है। हाँ, शांति को बरकरार रखेंगे, और जहाँ शांति है, कृष्ण भगवान कहते हैं, वहाँ समृद्धि है। शांति होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। यहाँ की शांति को देखकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और हमारी शांति और तरक्की को देखकर पड़ोसी मुल्क भी हमें मर्ज होने को तैयार हो जाएंगे। हमने अपना क्षेत्र विस्तारवादी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क कहता है कि हम आपके देश में मर्ज होना चाहते हैं, वो जनता की राय ली जाएगी। मैंने पहले भी बोला है, अगर तुम कहोगे हाँ ठीक है मिला लो, तो फिर उनको मिला लिया जाएगा। हमने अखंड भारत बनाना है, ना कि खंड खंड भारत करना है। आज जो परंपरा चल पड़ी, आज जो हमने झगड़े झेड़े छेड़ लिए, यह तो मुल्क को खंडित खंडित करने का ढंग है। हिंदू राष्ट्र मांग रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि सिख हिंदू नहीं है? पहले से ही आनंदपुर साहब की घोषणा हो चुकी है, सिख एक अलग कौम। कहाँ हैं जिनको तुम दलित कहते हो, वो हिंदू हैं? अगर दलित कहता है हम हिंदू नहीं हैं, तो तुम हिंदू मानोगे कैसे? प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है, उसमें कोई व्यवधान खड़ा करना अपराध है। जुलूस जलसा सब बैन। किसी ने अगर कोई जलसा जुलूस करना है, उसकी परमिशन। रात्रि के जागरण एक विशेष जगह दे दी जाएगी आपको, उस जगह पर जागरण करो, चौकियां करो, अपनी धार्मिक सारी गतिविधियां वहीं करो। जैसे रामलीला मैदान, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को जगह दी जाएगी, वहां पर आप अपने कार्य संपन्न करो धार्मिक। ऐसे नहीं कि किसी भी गली के कॉर्नर पे बैठकर बेचारे बूढ़ों की रातों को खराब करो। बीमार व्यक्ति की सारी रात तुम चिल्लाते रहो और उसको नींद न आए, ऐसा नहीं होगा। तो चुनाव होंगे बैलेट पेपर से, ये बातों को ध्यान में रखना। धीरे 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 हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, प्रश्न थोड़ा सा आया कि 15, क्षमा करना, आप जो प्रथम वोटर है उसको तो 12 लाख दे दोगे, बाकी को रोजगार देंगे। रोजगार में अगर तनख्वाह 25,000 से कम है उसकी, तो सरकार उसकी पूर्ति करेगी। फर्ज करो अगर 6,000 रुपये देता है कोई, तो 19,000 रुपये आपको सरकार देगी। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला। मैं आज भी तपश्चर्या में लगा हुआ इंसान, शरीर को खाक करने चला था, जल समाधि लेने चला था, लेकिन ईश्वर ने फिर 8वीं बार बचाया, 7वीं बार बचाया। नहर में डूबता डूबता सभी लोग साक्षी हैं। तो फिर उसका महत्व कारण बाद में समझ आया कि अध्यात्म की बहुत सी चीज़ें मेरे पास छुपी हुई पड़ी थी, वो मैंने सारी बोल दी। अब फिर बचाया नहीं, जाने दिया बाबा ने। 3 तारीख की बुकिंग हो गई थी प्रयागराज की, वक्त चुन लिया गया था, लेकिन फिर वापस आना पड़ा। तो अब समझा कि महत काम बाकी रह गया। भूखे भजन न होय गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला।
ऐसी संपत्ति भी किस काम की जिसकी चौकीदारी के लिए आपको रात भर फिक्रशुदा रहना पड़े और उसकी चौकीदारी करने में रात भर आपको जागना पड़े। ये आपका भी फायदा है। संतोष करो, संतोष करो, सीखो संतोष करना। एक नंबर पर होना कोई लाजिम नहीं है, लाजिम है संतोष करना। और तुम्हें पता नहीं संतोष करने में वो हीरे छिपे पड़े हैं जिनकी वास्तव में तुम्हारे अंतस को तलाश। और मैं तुम्हें उसी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। यद्यपि बात अलग है, मैं जानता हूँ कि सबसे पहले तो भाई पेट भूख रोटी मांगता है, तो बुनियाद हमें पूरी करनी होगी। फिर जब तुम तृप्त हो जाओगे फिर ही तुम ध्यान में जा सकोगे, आनंद में जा सकोगे। यह समस्या की निवृत्ति करना परम आवश्यक था। अब समझा भगवान ने मुझे, ईश्वर ने मुझे क्यों फिर 8वीं बार मोड़ दिया। अहो भाग्य हैं इस पंच भौतिक शरीर से जितना काम ले ले मैं प्रसन्न हूं। जो तुद पावे सोई पलीकार। तो आज मैंने इलेक्शन की पद्धति का वर्णन कर दिया। जल्दी ही अगला एपिसोड लेकर आपके पास हाजिर होऊंगा। अभी कई एपिसोड्स आएंगे, आप निरंतर कृपा करके सुनते रहिए। धन्यवाद।